जय हिंद साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, जनरल साइंस की सीरीज को बढ़ाते हुए दोस्तों, ये जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ दोस्तों। वे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आल आरआरबी एग्जाम और आल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का मैंने सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड क्लियर की। तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस सारे क्वेश्चन को मैं रखने का है प्रयास किया हूँ दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो पाए। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसमें देखिए कह रहा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन शक्ति था, ऑपरेशन काबूम था। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन शक्ति। क्या होगा? ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति जो है, इसका राइट आंसर है ऑपरेशन शक्ति। और देखिएगा जो 18 मई 18 मई 1974 में जो हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा नाम पूछा जाता है। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। ठीक है दोस्तों, तो जो 1974 में हुआ था उसको स्माइलिंग बुद्धा, जो 1998 में हुआ था परीक्षण, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। ये प्रथम परमाणु परीक्षण था और ये द्वितीय परमाणु परीक्षण था। देखिए ना, ये आपका ये प्रथम बुद्धा वाला प्रथम है, जबकि ऑपरेशन शक्ति वाला ये द्वितीय परमाणु परीक्षण था। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है सारी जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ गई है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या हो सकता है? कह रहा उनके नाभिक में प्रोटॉनों की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं इसको अच्छे से आपको डिटेल बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है ना, जब द्रव्यमान का अंतर होगा तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग आएगी। कैसे? आइए अच्छे से हम निकाल के बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहा कि 92 यूरेनियम 238, उसके बाद देखिए 94 यूरेनियम 239। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आखिर हमें देखो ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, ये आपका नीचे देखिए, अब यहाँ क्या होगा निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे द्रव्यमान संख्या कितना है? 238। ठीक है दोस्तों, बराबर प्रोटॉन संख्या 92 और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करनी है। जब इसमें से घटाएंगे तो देखो n का जो मान आएगा, घटा के देख लीजिएगा, 146 आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए आप घटाएंगे 239 बराबर 94 प्लस n, तो n का मान यहाँ निकालेंगे तो 145 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ कितना आया? 146 145। जब उसका द्रव्यमान संख्या में देखा अंतर नहीं है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है, यहाँ 238 यहाँ 239। जब उनके द्रव्यमान संख्या में अंतर होगा तो उनके न्यूट्रॉनों में भी क्या होगा? अंतर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा इसका बी, इसका यानी नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी दोस्तों। हमें लगता है सारी चीजें आपको इस प्रश्न में आ गई। ये आपका द्रव्यमान संख्या है,
जेड प्रोटॉनों की संख्या है या न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ये है नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा उन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, हीलियम, नियान, आर्गन है, या मैग्नीशियम, हीलियम, नियान। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लिथियम। देखिए अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन 2 और 1 होता है दोस्तों। बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पोटेशियम का, तो परमाणु क्रमांक 19 होता है, 2, 8, 8, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका देखिए मैं आंसर यहाँ मेंशन किया हूँ दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आइए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। तो एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, देखिएगा जो परमाणु संख्या होगा, परमाणु जो संख्या होगी वो होता है किसके बराबर होता है, वो आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या की। प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है दोस्तों, किसकी संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या की। तो याद रखिएगा, स्पष्ट हो गया, हमें लगता समझ में आ गया होगा। जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। तो कह रहा परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, आप इन कह रहा परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, या तत्वों की संयोजकता से, या परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। तो जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसको देर न करते हुए आइए इसमें देखिए पहला तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, आंसर ये है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कह रहा कि द्रव्यमानों की संख्या के, या द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, या प्रोटॉनों की संख्या कर सकते हैं इसको, या परमाणु संख्या, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो याद रखिए क्वेश्चन में बताता हूँ, यहाँ देखिएगा द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा एच जेड हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या में से आप क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या घटा लेंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही होता है ए द्रव्यमान संख्या, ए क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है, और जबकि जेड जो है ये प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर। 20 का क्या होगा राइट आंसर। आइए पांच छठे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो देखिए एक परमाणु है, इसकी संयोजकता है, तो देखिए 287 है, तो ये देखिए परमाणु क्रमांक आपका, देखिए इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसका नाम है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब देखिए 287, देखिए अष्टक नियम के अनुसार इसके बायकोश में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन है 7, कितनी कितनी कमी है, 1। जितनी कमी होगी वही इसकी संयोजकता होगी। नहीं ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है ये संयोजकता, संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस n होगा। तो इसमें देखिए 8 में से आप 7 हटा लेंगे तो जितना आएगा 1, एक ही उसकी क्या होगी, संयोजकता हो जाएगी।
तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 20 का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं? ठोसों का द्रव में पिघलना, जैसे बर्फ है तो बर्फ किसमें पिघलता है? द्रव में। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, जैसे कि आप देखिएगा, आप जैसे खाना पकते समय आप बर्तन से क्या करते हैं, जैसे चावल चूर रहा है तो चावल को आप रखते हैं, ढक देते हैं, तो क्या गैस वो वाष्प बन के, देखिए गैस जो होगी वो जाकर बर्तन में चिपक जाती है द्रव के रूप में। ठीक है दोस्तों, जोशाकरा पदार्थों के किरणों के रूप में या द्रवों का गैसों गैसों में वाष्पीकरण, यानी कोई चीज को आप धूप में छोड़ दें तो वो क्या होता है, द्रव वाष्पित होकर गैसों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यही देखिए किण्वन। किण्वन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर एक बार परिवर्तन हो जाए दोबारा वो नहीं हो सकता। तो वही कहने का तात्पर्य यही है, यानी दूध का दही में बदलना क्या करता है, किण्वन विधि द्वारा होता है। ठीक है, जैसे शराब, जो लकड़ी के भंजों के आसमान द्वारा शराब बनता है वो भी क्या किण्वन विधि द्वारा ही बनता है। तो याद रखिएगा, जैसे दूध का दही बनना ये कीटाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टोबैक्टीरिया के कारण होता है। तो ही होता है, यानी ये कौन सा परिवर्तन है? ये आपका रासायनिक, ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बाकी ये सब भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गया? इसका राइट आंसर है पदार्थों का किण्वन, यानी दूध से दही का बनना किण्वन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है। कह रहा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? कह रहा लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, या लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो कॉपर सल्फेट है, ठीक है दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट जो है इसका रंग होता है नीला। तो ये क्या होगा, ये जलीय विलयन को क्या कर देगा, यानी का ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसका रंग, अरे कॉपर सल्फेट का रंग नीला ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये नीले लिटमस को कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ये देखिए इस तरीके से कुछ यौगिक होते हैं जिसके रंग जो है कि कंफर्म होते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है, ब्लू होता है। तो ये नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीले लिटमस को क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। आइए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? पहला, जलीय माध्यम में या तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। तो अम्ल, ये तो बात सत्य है कि ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। आइए इसके तीन ऑप्शन नीचे हैं उसको समझते हैं अच्छे से। अब इसके बारे में देखते हैं, तीन ऑप्शन है। थोड़ा स्वाद में कड़वा होता नहीं, ये स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद करा ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी बात सही है। करा ये H2 कार्बन डाइऑक्साइड और लवण का निर्माण करने के लिए धातु और कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है, ये भी बात सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा, यानी ये कड़वा नहीं, उसका स्वाद खट्टा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 20 का राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, कौन सा क्षार का गुण नहीं लाल लिटमस को नीला कर देता है, कर देते हैं? ये पानी के साथ हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो क्षार पानी के साथ हाइड्रोक्सिल आयन देता है, न कि हाइड्रोजन आयन देता है। यह मोटी सामग्री को विघटित कर देता है। ठीक है, यह फिसलन युक्त साबुन जैसी होती है। तो सही बात है, ये मोटी सामग्री को पतली कर देती है। ये क्षार होता है, देखिए कोई जो है कहते हैं ना जंग वंग छुड़ाने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है,
इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। करा खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? करा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला। देखिए इसमें जब होगा, आप कहते हैं ना, इसमें जैसे कि इस तरीके से ऑप्शन आप लेंगे, जैसे हमने कहा कि अम्ल लेना है, क्षार लेना। तो इसमें देखिए आप जैसे कि मजबूत अम्ल निकालने, जैसे HCl ले लें, HCl। अब क्षार में NaOH, जब इनको हम क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ बना लेगा NaCl का प्लस, ये आपका जल बना लेगा। ठीक, इतनी बात हमें लगता है स्पष्ट आपको हो गई। इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसमें कह रहा है सूक्ष्म लिटमस पेपर और सूक्ष्म HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो ये नीला लिटमस पेपर को लाल हो जाता है, नीला लिटमस पेपर श्वेत हो जाता है। नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है जब सूक्ष्म अवस्था में होगा। जब सूखा होगा तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा? नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सूखा है, तो सूखे में कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए जली विलयन होना जरूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नीला अथवा लाल लिटमस पेपर ना रंग नहीं बदलता। आइए चलते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है किसी नमक का pH मान 14 है, तो नमक कैसा होगा? कमजोर एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सख्त बेस, सशक्त बेस, या सशक्त एसिड और कमजोर बेस, या सशक्त एसिड और सशक्त बेस। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए जब pH मान 14 होगा तो 14 में क्या होगा? क्षार की वरीयता ज्यादा होगी, वहाँ अम्ल 0 होगा, तो ये होगा कमजोर एसिड होगा और सशक्त बेस होगा। राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजियम निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वा रेजियम इसको हम अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। तो करा नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलकर बना होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना होता है। दो ऑप्शन नीचे हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है, या सिट्रिक अम्ल और बेंजीक अम्ल से बना होता है। तो देखिए ये नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना होता है। एक संबंधित तीन के रेशियो में होता है। ठीक है, एक संबंधित ये तीन के रेशियो में होता है। ठीक, राइट आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए करा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है AnHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मुझे लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को क्या करना है? आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।